सोनीपत के एक रॉबरी के बारे में मालूम पड़ा। वो लोगों ने 120 फुट का सुरंग खोद के लॉकर लूटा था साहब। सोनीपत के बैंक के लॉकर तक पहुंचने के लिए यही वो सुरंग है जो चोरों ने बनाई थी। सोनीपत में इतना बड़ा कांड हो गया। कौन सा गैंग था ये? अरे साले, सुरंग खोदने के 15 दिन के अंदर पकड़े गए। लेकिन मैंने ऐसा प्लान बनाया ना कि पुलिस भी सोचेगी कि बाप है अपन। बैंक कौन सा लूटना है? पिछले 2 साल से साला वही बैंक ढूंढ रहा हूँ मैं, जिधर सुरंग बना के जाया जा सके, लेकिन मिल ही नहीं रहा। तो ठीक है, अब हम आ गए, बैंक ढूंढते हैं, जैसा मांगते हो वैसा। बद्री के जेल से छूटने के 2 महीने बाद तक हम लोग सूरत, बड़ौदा और थाने जैसी जगह पे रेकी करते रहे और ऐसी बैंक ढूंढते रहे जिसे आसानी से लूटा जा सके। लेकिन लौट के हमको मुंबई आना पड़ा और यहाँ हमें मालूम पड़ा कि एलएनसी बैंक के बाजू में 3 गाला छोड़ के 1 गाला भाड़े के लिए खाली है। उस्मान दादा, लोहा मिल गया। এখন गरम करे ना, हथौड़ा मार देते हैं। लोहा नहीं, सोने की खान है साले। इसको लूटने के लिए मार भी सोनार वाली चाहिए। धीरे 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 धीरे, समझा? गाले से एलएनसी बैंक तक सुरंग खोदने में कोई माथापच्ची नहीं होगी, एकदम सीधा सुरंग खोदेगा। लेकिन फिर भी माथापच्ची है। गाला भाड़े पे लेने के लिए पैसा तो मैं दे दूंगा, लेकिन गाला भाड़े पे लेंगे किसके नाम पे? अन्ना, मैं है ना। ना दादा ना, किसी को भी भेजो, लेकिन ये साला कट्टू इसको पीछे रखना। ए, क्यों? तू आगे जाएगा क्या? शकल देख पहले तू अपनी। तू भाड़े पे दुकान लेने जाएगा ना, दुकान का मालिक तेरे को देख के ना सबसे पहले 100 नंबर घुमाएगा, मालूम है तेरे को? ए साला, मेरा मुंह क्या देखता है? बद्रीदारा का मुंह देख, पूरा खूनी लगता है, खूनी। चुप कर तो। मुझे भाड़ोतरी नहीं बनना। भाई आप बन सकते हो। क्या बोल रहा है तू? शक्ल से आतंकवादी लगता हूँ मैं, और ये अज्जू और मोबिन ये मटन बेचने वाले लगते हैं। हाँ तो मटन की दुकान ही खोलते हैं ना। अन्ना, अगर हम लोग में से कोई नहीं जाएगा फिर जाएगा कौन? मैं एक मारवाड़ी को जानता हूँ, सीधा साधा आदमी है दिखने में, काम में शाना है। फिलहाल वो भी जेल में। अगर आदमी काम का है तो जमानत पे बाहर निकाल लेते हैं उसको। मुझे मंजूर है, लेकिन मेरा क्रिमिनल बैकग्राउंड है, मुझे कौन देगा काला भाड़े पे? तो उसका टेंशन मत ले, हम लोग तेरे को पूरी तरह से सफेद पोश बना डालेंगे, समझा? देख, ये तेरा आधार कार्ड, ये तेरा पैन कार्ड। वो गाले के बाजू में विट्ठल स्टेट एजेंट है, गाला उसी के पास है। ये पैसा उसको देने का और डील नक्की कर, ठीक है? देखो सेठ, गाले तो बहुत है अपने पास, आपको किस काम के लिए चाहिए? वो परचून की दुकान खोलनी है। 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट और 30,000 रुपए भाड़ा, इतना बजट है आपका? हाँ चलेगा। तो ठीक है, टोकन देके बुक करवा लो। अच्छा, 20,000 और ये 21,000 टोकन के। अबे आपका डिटेल्स लगेगा, जैसे कि पासपोर्ट, आधार कार्ड और पैन कार्ड। बिट्टू भाई, वो पासपोर्ट तो मैंने बनवाया नहीं, पर हाँ मेरे पास आधार कार्ड और पैन कार्ड है। ये ठीक है, एक काम करो, कल आ जाना, ओनर से मिलके पेपर बनवा लेते हैं। जी जी। और हाँ, बाकी का जो पैसा है वो चेक में दे देना, जैसे चेक क्लियर हो जाएगा आपको गाले का पैसा मिल जाएगा। वो बिट्टू भाई, मैं बाकी का पैसा भी कैश में ही दूंगा। ठीक है। कन्हई ने गाले का डील फाइनल कर लिया। उसके बाद मैं और बद्री बैंक की रेकी करने गए और बद्री ने सुरंग का नक्शा तैयार कर लिया था। बैंक में घुसने के बाद लॉकर रूम आखिर में लेफ्ट से शुरू होता है। अब ध्यान से सुन लो सब। एंट्री से लॉकर रूम की दीवार लगभग 22 फीट है।
और सभी गालों की लंबाई 30 फीट, यानी लॉकर 8 फीट में बना हुआ है। तो अब हम अपने गाले के पीछे वाले 8 फीट से सुरंग की खुदाई शुरू करेंगे और सीधा लॉकर के अंदर। आपका प्लानिंग देख के और ये नक्शा देख के मेरे को पुराना वाला पिक्चर याद आ गया ना। तेरे को पिक्चर याद आ रहा है? शांति से समझने देना। ये 8 फुट की दुकान, तो उसके बीच से खुदाई शुरू करेंगे। ये 8 फुट की दीवार की 4 फुट और ये 8 12 12 और 8 20 20 और 28 और 4 फुट इसके नीचे 32 फुट खोदनी है और विट्ठल की दुकान के नीचे से। लेकिन भाई इतनी लंबी खुदाई, वो भी विट्ठल के नाक के नीचे से? ठीक है तेरी? हाँ सही है, क्योंकि उमाकांत और विट्ठल ने आपका चेहरा नहीं देखा, लेकिन मेरी फोटो है उनके पास में। देखो भाई, खुदाई ऐसी होनी चाहिए कि किसी को कानो कान भनक नहीं होनी चाहिए। टेंशन मत ले, अपने गाले के बीच में आप पार्टीशन देंगे, बाहर दुकान चलेगी, अंदर खुदाई चलेगी। किंतु दादा, ये तो खुदाई के लिए जो खर्चा आएगा उसके लिए एक और बैंक लूटना पड़ेगा। ये काम होने से पहले कोई लफड़ा नहीं चाहिए मेरे को। खुदाई का, गाले का जितना भी खर्चा रहेगा ना, मैं दूंगा, लेकिन लूट के बाद वो खर्चा निकालने के बाद ही सबका हिस्सा होगा। ठीक है? ठीक है। भवानी स्टोर खोलने के लिए मैंने 8.5 लाख रुपए खर्चा किया। पूरा प्लान तैयार था, लेकिन अभी भी हम लोगों को खुदाई के लिए मजदूरों की ज़रूरत थी जिन पे हम भरोसा कर सकें। इस बार फिर से बद्री ने अपना सिक्का जमाया। मेरे गांव में है ऐसे लोग जो मजदूरी करते हैं और 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। आप कहो तो मैं बात करता हूँ। इतना बड़ा लालच देके उनका ईमान तक खरीद सकता हूँ। इसी वास्ते तो तेरा 2 साल तक बाहर आने का इंतज़ार किया मैंने। बुला ले उनको, लेकिन प्लान लीक नहीं होना चाहिए। उसकी टेंशन मत लो आप। बुला ले। वो लोग को यूपी से बुलाने के बाद हम लोगों ने मलाड के एक फ्लैट में रख दिया था, लेकिन सब कुछ जानने के बाद उन्होंने काम करने से मना कर दिया। ये कहाँ फंसा रहे हो बद्री भाई? आप बैंक लूटने के लिए सुरंग खुदवा रहे हो हमसे? क्या क्या बोल रहा है बद्री? तूने बताया नहीं इसको क्या करने का क्या नहीं करने का? भाई मैं बात करता हूँ। देख ललन, मैंने जो प्लान बनाया ना, वो तुम सबकी जिंदगी बदल देगा। भाई मानता ना मुझे? तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कर, कोई बाल तक नहीं उखाड़ पाएगा तुम्हारा। और आगे की बात सुन, पूरी जिंदगी ऐसे ही मजदूरी करनी है गधे की तरह। वो चारों मान गए। उसके बाद उन लोगों को खुदाई के लिए औजार की ज़रूरत थी, तो मैंने कट्टू को चुना, क्योंकि कट्टू पहले वेल्डिंग का काम करता था। और कट्टू को ये भी कहा कि वो अलग अलग दुकान से औजार खरीदे, क्योंकि एक जगह खरीदने से आप लोग के शक में आने की गुंजाइश थी। तुम लोगों ने करीब करीब 30 फीट की खुदाई की है। कब से खुदाई कर रहे थे तुम लोग? सर, खुदाई का मुहूर्त तो कनाई ने निकाला था। वो थोड़ा पूजा पाठ में मानता था, तो उसका दिल रखने के लिए हमने मई से खुदाई शुरू की। मई में कुछ निर्जला एकादशी करके हिंदू लोग का त्यौहार होता है। सब कुछ मुहूर्त के हिसाब से करने के बाद भी कनाई ने हम लोगों को परेशान करना शुरू किया। उस्मान भाई, मैं दुकान के बाहर से ये नाप आप सब चेक करके आया, पर मेरे को क्या लगता है कि हम लोग जहाँ गड्ढा कर रहे हैं ना, यहाँ की जगह दीवार के थोड़े और करीब गड्ढा करना चाहिए, क्योंकि खुदाई करते हुए हम लोग थोड़ा आड़ा टेढ़ा निकल गए ना, तो लॉकर रूम की जगह सीधा बैंक में निकलेंगे, और बैंक में है CCTV कैमरा, सबके सब मारे जाएंगे। तो मेरे बनाए नक्शे में कमी निकाल रहा है? पर मैंने एकदम सही बनाया है। 1 मिनट बद्री, बोल रहा है ना, सुन ले। चेक किया हुआ इसने? अरे तो इंची टेप थोड़ी लेके गया था ये। ठीक है कट्टू, इंच टेप ले और इसका पाँव का नाप ले बराबर से। चल। अन्ना 10 इंच है। 10 इंच है ना? सुन, बराबर से पैर रख के ऐसे जमा के ऐसे जोड़ के चेक करना कि जहाँ से हमने खुदाई शुरू की है और जहाँ तक पहुँचे हैं वो कितना है। पता कैसे करें? ऐसे ना, ये ऐसे करके। हम लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सही जा रहे हैं कि गलत, लेकिन फिर एक दिन किस्मत ने साथ दिया और बैंक वालों ने खुद कनाई को अपने बैंक की सालगिरह पे इनवाइट किया।
सालगिरह वाले दिन कन्हई ने बैंक में बराबर से माप लिया। और फिर खुद आके बोला कि बद्री का माप एकदम बराबर है। गाला लेने के बाद तुम सबका उस दुकान में आना जाना था, लेकिन एक कन्हई छोड़ के तुम से किसी का भी चेहरा सीसीटीवी में कैप्चर नहीं हुआ। ऐसा क्यों? साहब, मेरे को मालूम था कि उधर कहाँ पे सीसीटीवी है, इसलिए बराबर से सबको गाइड किया कि कैसे जाना है और कैसे आना है। सबको समझाया मैंने। तुम 6 महीने से आपस में टच में थे, लेकिन आपस में कम्युनिकेट करने के लिए नंबर कौन सा इस्तेमाल कर रहे थे? साहब, मेरे को बराबर से मालूम था कि आप लोग फ़ोन रिकॉर्ड से पकड़ लेते हो, इसलिए मैंने ऑनलाइन चाइना मेड वॉकी टॉकी खरीद ली, जिसकी रेंज 1 किलोमीटर है साहब। जब भी खुदाई चलती थी तो सामने पार्किंग में हमारे 2 लोग कार में वॉकी टॉकी लेके बैठते थे। जैसे ही उन्हें कोई गड़बड़ नज़र आती थी, वो तुरंत वॉकी टॉकी से अपडेट कर देते थे। और कन्हई के काउंटर के पास एक स्विच बोर्ड था, जिसका कनेक्शन सुरंग के अंदर की लाइट और एग्जॉस्ट फैन से था। तो जैसे ही कन्हई को कोई खतरे का मैसेज मिलता तो वो स्विच ऑफ कर देता था। सुरंग के अंदर बैठे मजदूर समझ जाते थे कि कोई ना कोई लफड़ा है, इसलिए वो शांति से लाइट ऑन होने का इंतज़ार करते थे और वहीं पसर जाते थे। जब खतरा टल जाता था तो कन्हई फिर से लाइट ऑन कर देता था और मजदूर काम पे लग जाते थे। और फिर रात को हम लोग खुदाई की मिट्टी थैलियों में भर के बाहर डंप कराते थे। लेकिन फिर कन्हई ने टेंशन दे दिया था। वो उसको टीबी हो गया था, बोला घाव जाएगा। मैंने बहुत समझाया, तब जाके उसने 4 मजदूरों में से 2 को, लल्लन और बुद्धन को, उमाकांत और विट्ठल से मिलवाया और फिर राजस्थान चला गया। फिर बाद में मालूम पड़ा कि वो मर गया। लेकिन हम लोग अपने सुरंग का काम रोक नहीं सकते थे। 4 अक्टूबर तक हम लोग 32 फुट खोद चुके थे, बस 5 फुट ऊपर खोदना बाकी था और लॉकर रूम में पहुंचना बाकी था। शनिवार और इतवार की छुट्टी की वजह से हमने 6 अक्टूबर शुक्रवार तक का इंतज़ार किया। फिर शनिवार की रात को आजा हम लोग लॉकर रूम में घुस गए। मेरे साथ बद्री, अशफाक, अज्जू और 2 मजदूर थे। रुक अंदर चल। तुम दोनों बाहर जाओ और बाहर नजर रखो, समझे? बाहर कट्टू और मोमिन थे, जो वॉकी टॉकी से हमारे टच में थे। जैसे ही हमने मशीन से लॉकर काटना शुरू किया, कट्टू ने वॉकी टॉकी से हमें मैसेज किया। अरे बहुत आवाज आ रहा है अन्ना, बाहर थोड़ी देर के लिए बंद करो अभी। बाहर आवाज जा रहा है। बंद करना क्या है? अरे बाहर आवाज आ रहा है, बंद कर मशीन। इतनी मेहनत करके यहाँ पहुंचे, ऐसे ही बैठे रहेंगे क्या? अरे रुक जा भी, बंद कर मशीन। नहीं बंद करना मैं। अरे बंद करो ना अन्ना, अन्ना बंद करो, कोई जा रहा है, बंद करो। अरे अन्ना बंद नहीं किया तो सबके सब पकड़े जाएंगे हम लोग। आए चुप, मेरे को मारने का ना, काट डाल मेरे को। लेकिन याद रखना, एक भी लॉकर काट नहीं पाएगा, उससे पहले इधर पुलिस होगा। क्या करें? वैसे ही भाग जाए। ये सब कुछ करने के लिए लाखों रुपए खर्चा किया मैं, तो तुम लोग का जेब में भी लाखों रुपए डालने का जिम्मेदारी मेरा है। साला भाड़ में गया ये मशीन। आज तक तिजोरी तोड़ने के लिए मशीन यूज किया क्या हमने? नहीं ना। साला हमेशा हमारा पेचकस हमारा साथ दिया, और माँ कसम आज भी यही साथ देगा। एक लॉकर को खोलने में 20 से 25 मिनट तक का टाइम लग रहा था। शुरू में हमने जितने लॉकर खोले लगभग सब खाली थे, तो मैंने आइडिया लगाया और की होल से तार डाल के चेक किया। तार अगर अंदर तक लॉकर में जाता था तो समझ जाता था कि लॉकर खाली है, और अगर बीच में रुक जाता था तो समझ जाता था कि माल है। ऐसा करते करते सुबह 7 बजे तक हमने 35 लॉकर खोल डाले थे साहब। कट्टू, काम हो गया? बाहर आए क्या? हाँ ना, कोई नहीं है, सब सही है। आ जाओ। चल आ रहे हैं हम लोग, चलो। कूद।
सबसे पहले हमने उन 4 मजदूरों को उनके हिस्से का 1 किलो सोना और 5-5 हज़ार रुपये देकर स्टेशन रोड पर उतार दिया। उसके बाद आरे रोड पे बद्री भी 1.5 किलो सोना लेके और 5,000 रुपये लेके उतर गया। मैं, अशफाक, कट्टू, अज्जू और मोमिन मुंबई में थे। फिर 9 अक्टूबर को मैंने मालेगांव एक सुनार को फ़ोन किया। कौन सुनार? राजेंद्र बाग, जो पहले भी मुझसे लूट का सोना ख़रीदता था। फिर 10 अक्टूबर को हम लोग मालेगांव गए। 1 किलो 700 ग्राम सोने के उस सुनार ने हमें 28 लाख रुपए दिए। 11 लाख मैंने कट्टू को दे दिए और 6.5 लाख और SUV लेके अशफाक वेस्ट बंगाल चला गया। वेस्ट बंगाल में कहा? मैंने बोला ना साहब, मेरे को मालूम नहीं है। सीधी तरह से बोलता है या हलक में डंडा डाल के उगलवाऊं? साहब मेरे को खाली इतना ही मालूम है कि वेस्ट बंगाल के बॉर्डर के पास अशफाक की बहन रहती है। वो वहाँ से बांग्लादेश भागने वाला था साहब। और वो बद्री कहाँ है? वो अपने गांव इलाहाबाद गया होगा साहब। और वो 4 मजदूर भी आसपास के गांव की थे। फरार अपराधियों से पहले मुंबई पुलिस ने 15 अक्टूबर 2017 को मालेगांव के उस सुनार को गिरफ्तार किया जिसे उस्मान और उसके साथियों ने लूट कर सोना बेचा था। उस सुनार के पास से 1 किलो और 700 ग्राम के सोने के गहने बरामद किए गए और बाकी लुटेरों में से बद्री पांडे और सुरंग खोदने वाले हरिदयाल, विष्णु, लल्लन और बुद्धन को पकड़ने के लिए यूपी पुलिस की मदद ली जा रही थी। वहीं अशफाक को पकड़ने के लिए वेस्ट बंगाल पुलिस की मदद ली जा रही थी। और 16 अक्टूबर 2017 को अशफाक को वेस्ट बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर के एक गांव से अरेस्ट कर लिया गया। सर, इस अशफाक का वेस्ट बंगाल से बॉर्डर क्रॉस करने का प्लान था। सर, ये मुंबई से उसी SUV कार में से आया था। वो गाड़ी हमने उसके बहन के घर के बाहर से बरामद कर ली। उसके पास लूट का कितना माल मिला? नहीं सर, ज्वेलरी नहीं मिली। इसके पास सिर्फ 8,000 रुपये कैश था। बोल, माल कहाँ रखा? बोल। मुंबई पहुंचे। मुंबई में है सब, मुंबई में है। मुंबई में कहा? टॉपिल सर, मेरी सास के घर पे। दरवाजा खोलो। मैडम। अशफाक के बयान के आधार पर 17 अक्टूबर 2017 को अशफाक की बीवी को उसके मायके से 6.5 लाख कैश के साथ गिरफ्तार किया गया। लेकिन बद्री पांडे और सुरंग खोदने वाले चारों मजदूर अब तक फरार थे। पर 19 अक्टूबर 2017 को सुरंग खोदने वाले 2 मजदूर हरिदयाल और बुद्धन को इलाहाबाद रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया गया और उनके पास से भी कैश और लूट के गहने बरामद किए गए। बैंक वालों के मुताबिक तुम लोगों ने 3 करोड़ 43 लाख रुपए लूटे। अब तूने जीसस को जितना भी बांटा है, तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारी बात मान के चले तो भी 2 करोड़ गायब है। अब सच सच बता, तूने कितना माल अंदर किया है? और वो बद्री और मजदूर कहाँ है? मैंने आपको बोला ना साहब, मेरे को बद्री और मजदूर के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। और वो माल, वो कहाँ है? वो कहाँ है? एक मिनट साहब, बता रहा हूँ साहब। मैंने सबको बोल के रखा था कि लूट में से मोटा हिस्सा मैं लूंगा, तो वो पैसा मैंने अपनी बहन के यहाँ छुपा के रखा है साहब। बहन? कौन बहन? नादिरा। कहाँ रहती है वो? कहाँ रहती है वो? गोवंडी में रहती है साहब। पुलिस जब उस्मान की बहन नादिरा के गोवंडी वाले घर पहुंची तो उसको फरार पाया गया। पुलिस ने नादिरा की बेटी से नादिरा के करंट फोटोग्राफ और फोन नंबर हासिल कर लिया। नादिरा का नंबर ट्रेस किया गया तो पुलिस ने पाया कि उसका नंबर लगातार मुंबई के उपनगरों में ट्रैवल कर रहा था। लेकिन असलियत में नादिरा ने पुलिस को चकमा देने के लिए अपना फोन जानबूझकर एक ऑटो रिक्शा में छोड़ दिया था। और वहीं दूसरी तरफ पूछताछ के दौरान नादिरा के कलीना में छिपे होने की पुलिस को लीड मिली, जहां से पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। उस्मान की बहन नादिरा की गिरफ्तारी के बाद जितना भी लूट का माल अब तक बरामद हुआ है उसकी वैल्यू लगभग 2 करोड़ की है और तकरीबन 1.5 करोड़ की वैल्यू के गहने और कैश का कोई हिसाब अभी तक पुलिस को नहीं मिल पाया है। सुरंग का नक्शा तैयार करने वाला बद्री पांडे और सुरंग खोदने वाले 2 मजदूर लल्लन और विष्णु अब भी फरार हैं और उनकी तलाश जारी है। उस्मान शेख के बयान के मुताबिक इस बैंक रॉबरी की प्लानिंग से लेकर उसे एग्जीक्यूट करने तक इन लुटेरों ने अपने 2.5 साल जाया किए, जबकि मुंबई पुलिस ने इस प्लानिंग के मुख्य कर्ता धर्ता को सिर्फ
सिर्फ 4 दिनों के अंदर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। मुंबई पुलिस का एक काबिल तारीफ काम अपराधियों को चेतावनी है कि क्राइम नेवर पेज। ब्लैक हेडलाइन सप्ताह में अब हम आपको एक ऐसे शख्स का केस दिखाने जा रहे हैं जिसे क्राइम और क्रिमिनल्स के खिलाफ आवाज उठाने वालों का प्रतिनिधि कहा जाने लगा, लेकिन सुर्खियों को आवाज देने वाला खुद सुर्खियां बन गया। आइए देखते हैं आज का हमारा दूसरा केस। वंस अगेन मोस्ट वांटेड दिल्ली के हमारे स्टूडियोज में आप सभी हजरात का खैर मकदम करता है। आई एम सुहेल शम्सी, योर होस्ट। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। आप इस चेहरे को पहचान लीजिए। इस शख्स का नाम है मुस्तफा जहांगीर। मुस्तफा जहांगीर उत्तर प्रदेश का एक कुख्यात अपराधी है और उत्तर प्रदेश की पुलिस को बहुत ही लंबे वक्फे से इसकी तलाश है। मुस्तफा जहांगीर, हम जानते हैं कि तुम रूप बदलने में माहिर हो, लेकिन मोस्ट वांटेड देखने वाले करोड़ों लोगों की निगाहों से अब तुम बच नहीं सकते। मुस्तफा जहांगीर, हम जानते हैं कि इस एपिसोड के रिलीज होने के बाद से तुम्हारे जहन पेशतर है, होश फाख्ता है, और इस कैफियत में जरूरी है कि तुम अपनी अक्ल का इस्तेमाल करो और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, सरेंडर कर दो। कमाल का आदमी ताऊ, क्रिमिनल्स को खुली धमकी देता है। भाई उसके टीवी शो की वजह से 23 अपराधी पकड़े गए। सिल्वर जुबली होने वाली है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा सुहेल शम्सी का टीवी प्रोग्राम इतना कारगर सिद्ध होगा कि अपराधी खुद ही सरेंडर करने लगेंगे। और भी कितने? मंजू, क्या हुआ सर? मेरी वाइफ मंजू ने सुसाइड करने की कोशिश की, प्लीज हेल्प। जल्दी जल्दी आओ, चलिए जल्दी आओ, चलिए फटाफट, चलिए फटाफट। मंजू 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 मंजू, उसको चोट आ गई है, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, जल्दी उठाओ, प्लीज हेल्प। मंजू चलिए जल्दी 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 जल्दी। अनन्या, मंजू कुछ नहीं, चल जल्दी चलो जल्दी। क्या हुआ बाबू? हाँ मंजू, मंजू, हाँ मंजू, मैं हूँ ना। हम बस पहुँचने वाले हैं, हॉस्पिटल पहुँचने वाले। हाँ भाई साहब, ये सीधा रास्ता ले लीजिए, यहाँ से जल्दी पहुँचेंगे। कम ऑन, सीधा सीधा। हाँ सर। जल्दी डॉक्टर साहब, मेरी बीवी को बचा लीजिए। क्या हुआ इन्हें? सर जी, कांड हो गया यहाँ पर। सुहेल सर की वाइफ ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। हाँ सर, हम उन्हें नर्सिंग होम ले आए हैं, बहुत सीरियस हैं। ठीक है सर, आपको अपडेट देते रहेंगे। जी सर। डॉक्टर साहब, मंजू ठीक है ना? देखिए, ब्लड फ्लो को रिड्यूस करने के लिए हमने बैंडेज कर दिया है। अच्छा। इससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं पाएंगे। आप एक काम कीजिए, आप इन्हें अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में ले जाइए। इनके पास वक्त बहुत कम है। प्लीज़ हरी अप। क्या? प्लीज़ हरी अप सर। किसने बनाया तुझे डॉक्टर? किसने बनाया डॉक्टर? अगर पेशेंट का इलाज नहीं कर सकते हो तो हॉस्पिटल खोल के क्यों रखा है? सेवर, वरना तेरा हॉस्पिटल बंद करा दूंगा मैं आज। अरे सर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। इस तरह के क्रिटिकल केस को हैंडल करने के लिए हमारे पास फैसिलिटी नहीं है सर। तो डिग्री कहाँ से ली तूने? कहाँ से डिग्री ली? ठीक कर मेरी पत्नी को। मैं बता रहा हूँ, मैं आज कुछ भी कर जाऊंगा, मैं बता रहा हूँ। अरे आप समझ नहीं रहे सर, मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर वो अवेलेबिलिटी नहीं है सर। अवेलेबिलिटी तो तेरी नहीं होगी। सर जी छोड़ो इसको, हम मैडम को मेडिकल कॉलेज लेके चलते। अरे धूमल, मेडिकल कॉलेज जाने में आधा घंटा लग जाएगा। अब समझिए, कोशिश कीजिए। वी डोंट हैव दैट फैसिलिटी। अब प्लीज समझाइए ना। सर जी, गोली मारो अस्पताल को, मेडिकल कॉलेज चलते हैं। सही कह रहे सर। सर चलिए सर।
मंजू, मंजू, स्ट्रेंथन योर विल. अनन्या इज वेटिंग फॉर यू. मंजू, होल्ड. प्लीज प्लीज प्लीज. सोना नहीं है, सोना नहीं है, सोना नहीं है. कम ऑन. स्ट्रेचर लाओ. फटाफट निकालो. सिस्टर, इमरजेंसी वार्ड जल्दी तैयार करो. मूव फास्ट. डॉक्टर, डॉक्टर, देखिए देखिए मेरी मंजू, मंजू होल्ड. हाँ, डॉक्टर आ गए. मंजू, डॉक्टर साहब आ गए. कुछ नहीं होगा तुमको. हाँ, डॉक्टर साहब. आई एम सॉरी. सी इज नो मोर. आज पूरे 1 महीने के बाद कॉलेज खुल रहा है. अच्छा लग रहा है. बहुत अच्छा लग रहा है. इस नए बिल के चक्कर में देश जलकर खाक हो रहा है. पढ़ाई ठप, काम ठप. पता है, जीडीपी अभी तक के सबसे निचले स्तर पर है. सरकार गिरने को है. देश पर फिर से चुनाव का बोझ. बहुत अच्छा लग रहा है. देश की चिंता बाद में कर लेंगे. पहले ये बताओ, तुमने अपने पेरेंट्स से हमारी शादी की बात की? नहीं, डर लगता है कहीं सरकार की तरह हमारा गठबंधन. ये जोड़ दौड़ की सरकार नहीं है, हमारे प्यार का बंधन है. और शादी, शादी हमारा चुनाव. इसलिए हमारे पेरेंट्स को हमारे फेवर में वोट डालने ही पड़ेंगे. तुमने ये कैसे सोच लिया कि हम किसी गैर मजहबी लड़की के साथ तुम्हें निकाह करने की इजाजत देंगे? अबू, हिंदुस्तान सेक्युलर नेशन है और हमारा संविधान मुझे खुद अपना हमसफर चुनने का हक देता है. अबू, निकाह तो मैं मंजू से ही करूंगा. मैं शादी करूंगी तो सोहेल के साथ ही करूंगी. नहीं तो नहीं तो क्या? बोल. अरे चुप क्यों हो गई? देख मंजू, आज तक के तेरी हर जिद पूरी की, लेकिन किसी दूसरे धर्म के लड़के के साथ तुझे कभी शादी नहीं करने दूंगी. शादी तो हम करके रहेंगे, बस एक बार यूके का वीजा लग जाए. यूके का वीजा? क्यों? हाँ, मैंने प्रवीण भैया से बात की थी. हमारे रिश्ते को लेकर खुश हैं. कह रहे थे मैनचेस्टर आ जाओ, शादी करा दूंगा. रियली? सुहेल और मंजू की प्रेम कहानी जल्द ही प्रेम विवाह में बदल गई. 1993 में दोनों ने यूके जाकर मंजू के भाई प्रवीण की मदद से शादी कर ली और फिर 1994 में दोनों इंडिया वापस आ गए. कैसी लग रही हूं मैं? बहुत अच्छी. तो फिर हम होटल में क्या कर रहे हैं? चलो ना. कहाँ? अरे तुम्हारे घर या मेरे घर? चलो ना. मंजू, जाना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन नहीं जा सकते. क्यों? अरे क्योंकि रस्म रिवाज के हिसाब से शादी के बाद पहले लड़के के घर जाया जाता है. और अम्मी भी तुमसे मिलने के लिए बेकरार हैं. लेकिन क्या? लेकिन क्या? अब्बू बहुत गुस्से में. तुम्हारे घर में क्या माहौल है? प्रवीण भैया ने ना सब कुछ हैंडल कर लिया है. मम्मी पापा में मम्मी तो ठीक है, पापा थोड़े से नाराज हैं. उन्हें मैं संभाल लूंगी. बाकी मेरी मौसमी दीदी है ना, हाँ. उन्होंने यूएसए घर में फोन किया था. हाँ. और सबको समझा दिया. वाह यार, तुम्हारे भाई बहन तो बिल्कुल तुम्हारे साथ हैं. बड़ी खुशनसीब हो तुम. हाँ, वो तो मैं हूँ. तुम्हें पता है, अगर तुम मेरी मौसमी दीदी से मिलोगे ना, वो ऐसी जादूगरनी है. एक बार तुम्हारे अम्बू जान से मिल लेंगी ना, तो तुम्हारे अब्बू जान के गरम गुस्से को नरम कर देंगी. मुझे नहीं लगता. अब्बू से बाद में मिल लेंगे. फिलहाल तुम्हारे घर चलते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है. सामान पैक करो. ये सही है. वहीं रुको.
ऐसा क्या इस लड़के में जो हमें बताए बिना तुम इसके साथ इंग्लैंड भाग गए? पापा जरा सुन दो। तू चुप रहे। अब कुछ बोलेगी या देखती रहेगी? पापा प्लीज ये एक्टिंग वैक्टिंग छोड़ दो। हाँ, फिल्मी डायलॉग ना मुझे भी बहुत अच्छे से बोलने आते हैं। अब सोहेल के बारे में बोलना शुरू करूंगी तो आप लोग ही कहोगे कि मैं ख्यालों में चली गई हूँ। प्लीज, सोहेल अच्छा लड़का है और प्रवीण भैया ने आपको सब। तुम भी इसकी तरह से फिल्मी डायलॉग ही मारते हो? नहीं सर, मैं डायलॉगबाजी में नहीं, हकीकत में यकीन रखता हूँ। और हकीकत यह है कि मैं और मंजू एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये बहुत खुश है मेरे साथ और हमेशा खुश रखूंगा सर इसे। सर वी कंप्लीट ईच अदर। इससे ज्यादा मेरे पास कहने के लिए कुछ और नहीं है सर। गुड, अच्छा लगा तुमसे मिलके। पापा आपने तो डरा ही दिया था सच्ची। तुम दोनों के प्यार ने आखिरकार हमें झुका ही दिया। खुश रहो। आई एम हैप्पी फॉर बोथ ऑफ यू। आप लोगों को होना चाहिए था, पता है वहाँ बहुत सुंदर है पापा। एक फैमिली फोटो हो जाए। स्माइल। आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। सोहेल जी, मुझे आपका स्टेटमेंट लेना होगा, प्लीज डोंट माइंड। कैसे हुआ ये सब? अगले महीने मंजू का 31st बर्थडे होता। उसी के बर्थडे सेलिब्रेशन की प्लानिंग कर रहे थे। यहाँ बैठी थी वो, लेकिन मेरे दिमाग में भाटिया सुसाइडल केस चल रहा था, जिस पर मैं अगला एपिसोड बनाने वाला था। उसी के पेपर्स चेक कर रहा था बस। सो गई अनन्या? आज बड़ी फिक्र हो रही है अनन्या की। मुझे हमेशा तुम दोनों की फिक्र होती है यार, कैसी बात कर रही हो? अच्छा, तो फिर जब से आए हो तब से फाइल में क्यों घुसे हुए हो? मंजू यार फिर से शुरू मत करो प्लीज। मैं शुरू कर रही हूँ? मैं शुरू कर रही हूँ सोहेल? हाँ, तुम्हें बड़ा ख्याल रहता है ना सब चीजों का। फिर तो तुमने डिसाइड कर लिया होगा कि मेरा बर्थडे कहाँ मनाना है, यहाँ या बैंक्वेट में, है ना? यार मंजू कहीं पे भी बना लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? अभी मैं कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ, इसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं ना, प्लीज। सोहेल, तुम्हें मेरा बर्थडे मनाना ही नहीं है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने काम की फिक्र है बस। मंजू मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं भाटिया सुसाइडल केस पे एपिसोड बना रहा हूँ अभी, जो तुम्हारे बर्थडे से पहले टेलीकास्ट होगा। दैट्स इट। यार कभी भाटिया कभी मुस्तफा, हमारे बीच में ना प्यार जैसी कोई चीज रह ही नहीं गई है सोहेल। सिर्फ ये क्राइम और क्रिमिनल। अरे भाटिया क्रिमिनल नहीं है, फैन था वो मेरा। बाहर में गया तुम्हारा भाटिया। तुम्हें अपने भाटिया के केस की पड़ी है ना, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मेरा क्या केस बनेगा। अब मैं देखती हूँ तुम मेरा केस संभालोगे या अपने भाटिया का। ए मंजू क्या कर रही हो? क्राइम केस। मंजू मेरी बात सुनो। मंजू, अनन्या बेटा आप सब जग गए बेटा। मंजू तो कुछ भी नहीं है, और भी कितने। मंजू क्या हुआ सर? मेरी वाइफ मंजू ने सुसाइड करने की कोशिश की, प्लीज हेल्प। मंजू मंजू मैं उसको नहीं बचा सका सर, नहीं बचा सका उसको। माफ कीजिएगा सर, लेकिन मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। तो क्या मैं आप जा सकते हैं, मैं कांस्टेबल को बोल दूंगा, वो आपको छोड़ देगा। थैंक यू। वैसे भी अभी तक मेरे हाथ कांप रहे हैं, ड्राइव नहीं कर पाऊंगा सर। आइए सर। अभी हम सोहेल शमशी जी के घर के बाहर हैं। कल रात अपने शो में क्रिमिनल मुस्तफा जहांगीर को सरेंडर की चेतावनी देने वाले होस्ट सोहेल शमशी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कल की रात खुद उन पे कितनी भारी होगी कि उनकी पत्नी आत्महत्या कर लेगी। सोहेल जी आप हमें बताइए, क्या आप अपने पत्नी का मर्डर किया है या उन्होंने आत्महत्या किया है? सोहेल जी आप प्लीज कुछ बताइए, आप मीडिया को बता क्यों नहीं रहे? सोहेल जी आपकी पत्नी ने आत्महत्या किया है या आपने मर्डर किया है? सोहेल जी प्लीज मीडिया को कुछ बताइए, जनता जानना चाहती है।
अनन्या के बारे में नहीं सोचा पापा उसने। कैसे मैं इस बच्ची को उस घर में लेके जाऊंगा जहां पर नहीं ऐसे उसकी मां। ऐसे मत सोचो अनन्या, और तुम मेरे साथ चलो। मंजू के बाप का घर उसकी बेटी का भी है और उसके पति का भी। हाँ बेटे। सर, जैसा कि आपने पुलिस को बताया कि आपकी बेबी ने सुसाइड किया था, क्या वो किसी बात से परेशान थी? सर ऐसा क्या हुआ था? सर तुम जाओ बेटा। सर, आपकी बेटी ने सुसाइड किया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मंजू सुसाइड से 2-3 घंटे पहले मेरे पास आई थी। तो क्या सर आपको भनक लग चुकी थी कि वो सुसाइड करेगी? जी नहीं, जब कोई फैसला ले लेता है, पूरा मन बना लेता है, तो उसके चेहरे से समझना मुश्किल होता है कि वो क्या करने वाला है। अगर मुझे थोड़ा भी अंदाजा होता तो मैं उसे रोक लेता। सर क्या वजह हो सकती है? सोहेल के बाद जब मंजू के माता पिता का बयान लिया गया तो उन्होंने ये माना कि मंजू शॉर्ट टेम्पर्ड थी और गुस्से में अपना आपा खो देना उसका स्वभाव था। और मंजू के भाई प्रवीण द्वारा तो और भी चौंका देने वाला बयान सामने आया। सर मैंने मंजू को कई बार समझाने की कोशिश की कि गुस्से से कोई इश्यू सॉल्व नहीं होता है सर, लेकिन वो हर सिचुएशन को मेसी कर लिया करती थी। कुछ साल पहले भी उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी। कब? सर ये कोई 2-3 साल पहले की बात है। प्रवीण और उसके माता पिता ने मंजू की मौत में किसी भी तरह की साजिश का संदेह नहीं जताया, लेकिन मंजू की 2 बड़ी बहनें भी थी। मंजू की मझली बहन मौसमी तब यूएसए में रह रही थी और बड़ी बहन स्नेहा दुबई में। उस हादसे के बाद बड़ी बहन स्नेहा ने फैक्स के जरिए अपना बयान पुलिस को भेजा, जिसमें उसने कहा कि मंजू की मौत में उसे किसी भी तरह के फाउल प्ले का कोई शक नहीं है, जबकि मझली बहन मौसमी द्वारा कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की गई। अब पुलिस को इंतजार था मंजू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। सर, सोहेल की बीबी मंजू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मंजू की बॉडी को एग्जामिन करने वाले 3 डॉक्टर्स में से 2 का मानना है कि मंजू की इंजरी सेल्फ सस्टेन्ड थी। मतलब 3 डॉक्टरों में से 2 मानते हैं कि मंजू ने आत्महत्या की है? जी सर। और मंजू की फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक जिस चाकू से वार हुआ उस पर सोहेल के कोई भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। और जल्द ही ये मान लिया गया कि मंजू की मौत आत्महत्या थी। सोहेल शमसी को मंजू के परिवार, अपने फैंस और शुभचिंतकों से सांत्वना हासिल हुई। सोहेल बेटा, ऊपर जी। लेकिन मंजू की मौत के 3 महीने बाद जब मंजू की मझली बहन मौसमी यूएसए से इंडिया वापस आई तो इस केस का रुख ही बदल गया। स्नेहा दी, मंजू अपनी हर बात मुझसे शेयर करती थी। अब दुबई में होते हुए भी इंडिया नहीं आ सकी और मैं यूएस से आ गई। अब उसे इंसाफ भी मैं ही दिलाऊंगी। देखो बेटा, वो देखो 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 देखो, ये गई, देखो ये जा। बेटा आप यहाँ बैठना एक मिनट। ये पकड़ो पकड़ो पकड़ो। एक तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी बहन मंजू की आत्महत्या का जिम्मेदार उसका पति सुहेल ही है। आप कहना क्या चाहते हैं? सोहेल ने अपनी बीवी को सुसाइड करने के लिए इंस्टिगेट किया? जी हाँ, इंस्टिगेट तो वो उसे बहुत पहले से कर रहा था, लेकिन उस रात मंजू ने सुसाइड नहीं की बल्कि उसका मर्डर हुआ था। आपके मुताबिक सोहेल ने अपनी पत्नी को मारा है? जी हाँ, जिस आदमी की इमेज आप लोग की नजरों में क्रिमिनल्स को पकड़वाने वाली है, एक्चुअली में वो खुद एक क्रिमिनल है। उसने अपनी वाइफ मेरी बहन मंजू का मर्डर किया है और ये बात मैं बहुत जल्दी प्रूव भी कर दूंगी। देखते ही देखते मंजू की बहन मौसमी मीडिया की सुर्खियां बन गई। उसने मंजू की मौत के 3 महीने बाद उसे आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या बताया। पर क्या उसके दावे में कुछ सच्चाई थी? क्या मंजू ने आत्महत्या की थी या फिर वाकई में उसका पति सोहेल ही उसका हत्यारा था? जो केस आत्महत्या मानकर अपने फैसले की कगार तक आ पहुंचा था, क्या मंजू की बहन के बयान के बाद वो हत्या का केस बन पाएगा? इन सवालों के जवाब हमें मिलेंगे कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।